एटम्स। हेलो मेरे प्यारे बच्चा लोग, कैसे हो सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई होप आप सबकी हेल्थ एकदम सुपर्ब है। मैं हूं अनुभा गौड़, आप सबकी केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु, आप सबकी एजी मैम। तो बच्चों, एटम्स जिंदगी कैसी चल रही है? आई होप हसीन, आई होप काफ़ी सारे रंग है उसमें, आई होप बेरंग ब्लैक एंड वाइट नहीं हो। एग्ज़ाम पास आ रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे ज़रूर ऐसा बोलेंगे, बट लेट मी टेल यू, एग्ज़ाम इज़ जस्ट अ फेज ऑफ लाइफ एंड यू विल गेट थ्रू दिस, यू विल गेट थ्रू दिस वेरी ब्यूटिफुली। आप अच्छा करेंगे, बस अपने ऊपर भरोसा रखिए। उसी के साथ साथ आपके पूरे केमिस्ट्री सिलेबस का वक्त आ गया आखिरी टॉपिक करने का। हाँ, आज हम बात करें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के आखिरी टॉपिक का। दो मैं इसका वन शॉट वीडियो 4 घंटे का वीडियो ऑलरेडी करा चुकी हूँ, बट एक टॉपिक डिटेल में डिस्कस करना बाकी था व्हेन इट कम्स टू उमंग सीरीज। तो उमंग सीरीज का लास्ट सेशन है कार्बन कंपाउंड का, जिसमें हम सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे एक 3 नंबर का सवाल बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आने की। तो अगर ऐसा है तो ये सेशन इंपॉर्टेंट है और आप सबका मुझे ध्यान से सुनना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको इस टॉपिक में एक भी सिंगल डाउट ना रहे और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो यू विल बी लाइक मैम दिस इज इजी पीजी फॉर अस। तो क्या आप सब लोग रेडी है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में डिटेल से जानने के लिए विद मी? यस, तो चलो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। मीनवाइल थोड़ा सा प्यार दिखाइए, ये वाला बटन दबाए कि नहीं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो का टारगेट है कि जब ये सेशन खत्म हो जाए वी हैव टू अप्रॉक्सीमेटली क्रॉस 800 लाइक्स, है ना? बहुत ही छोटा सा टारगेट दिया है मैंने, एंड आई डू बिलीव कि हम सब लोग कर सकते हैं ना एटम्स? आई डू बिलीव, यस वी विल रॉक इट। हाँ, रॉकेट, रॉक इट, रॉकिया, व्हाटएवर यू कॉल इट। तो जल्दी से कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिसको भी लगता है कि यार ये पढ़ ले, इसका भी भला हो जाए, दोस्त है मेरे, तो भेज दीजिए। हाँ, एंड इफ यू आर न्यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। 9th-10th की सारी सबसे बड़ी रेमेडी है ये चैनल। तो 9th-10th में कोई दिक्कत नहीं होगी, वेदर इट्स अबाउट द अपडेट्स सीबीएसई के, वेदर इट्स अबाउट कोई टॉपिक से रिलेटेड क्लैरिटी, वेदर इट्स अबाउट मोटिवेशन, वेदर इट्स अबाउट योर हेल्थ, आपको ढंग से सारी चीज़ें सिखाने का और एक बेटर फ्यूचर के लिए तैयार करने का हमने जिम्मा लिया है और हम रेडी हैं। आप भी रेडी है ना? आप सब लोग मीनवाइल मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, दैट्स माय इंस्टा हैंडल Anubha_AG_। तो एजी मैम को फॉलो किया कि नहीं एटम्स? सो लेट्स गो, शैल वी स्टार्ट? आई थिंक सो। चलिए फिर देर नहीं करते हैं, लंबी सी सांस लेते हैं और सेशन को शुरू करते हैं। ज़रूरी है ना? ब्रीद इन ब्रीद आउट, उससे क्या होगा? दिमाग ठंडा रहेगा, बहुत ज़रूरी है। पैनिक नहीं करना है। एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एग्ज़ाम तो चलता रहता है। लाइफ इतने एग्ज़ाम लेती है, ये तो बस पेपर में लिख के आने की बात है ना? डीप। चलिए, सो लेट्स टॉक अबाउट सोप। एंड यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि हम डे टू डे लाइफ में सोप को यूज़ तो करते हैं, बट ये कैसे काम करता है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, क्लेंजिंग एक्शन कैसे शो करता है, क्या आप सबको पता है? आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि वो कपड़ों से डस्ट को कैसे निकालते हैं, वो ग्रीस के पार्टिकल। ऐसा तो नहीं होता आपने पानी में कपड़े डुबोए और आपने निकाले साफ हो गए, नहीं, आप उसमें सोप डिटर्जेंट कुछ डालते हैं और सिर्फ डालने से भी काम नहीं होता, आप निकालेंगे साफ नहीं होंगे, आप उसको अच्छे से एग्रीगेट करते हैं, चाहे मशीन वो काम करे, चाहे आप हाथ से करें या वो जो सोटा होता है उससे करें। तो हाँ, किसी भी तरीके से काम होना चाहिए, चाहे उसको धोबी पछाड़ दे के करें। तो ये होता कैसे है, इसके बारे में पूरी डिटेल आज हमें जाननी है। तो सोप से शुरुआत करेंगे, फिर हम डिटर्जेंट पे जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40 मिनट्स का सेशन होगा, तो ध्यान से सुनते रहो, 40 मिनट्स तो हो जाएंगे, ठीक है? तो सोप बेसिकली है क्या, अगर मैं आपको डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो वो सोडियम या पोटाशियम के सॉल्ट है। सॉल्ट का मतलब एक नेगेटिव पार्ट एक पॉजिटिव पार्ट होना चाहिए। सोडियम पोटाशियम पे पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चेन और प्रेजेंट है, ठीक है? और वो चेन होती है कार्बोक्सिलेट की। कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन हटाया, वो कार्बोक्सिलेट आयन बन गया। तो सोप क्या है? सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से बनने वाला सॉल्ट है वो, जिसमें सोडियम पोटाशियम जुड़ा होता है, वही यहाँ पे लिखा होता है।
ठीक है। एक एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिया होता है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है कि एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन होती है बच्चों, ठीक है। एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की ऐसे चेन होती है। इससे घबराना नहीं, ये बेसिकली क्या है, ये जो कॉर्नर है ना, ये कार्बन को ही रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ और रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। ये एक जिगजैग प्रेजेंटेशन है आपको हाइड्रोकार्बन की चेन दिखाने का, ठीक है। तो ये सब कार्बन को ही रिप्रेजेंट करते हैं और हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। इफ वी डोंट राइट समथिंग, उसका मतलब ये है कार्बन केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इट हैज अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन और वो एंड कहाँ से होती है, कार्बोक्सिलेट आयन दैट इज अटैच्ड टू सोडियम या पोटेशियम आयन, ठीक है। एक एग्जांपल देती हूँ, ये एक मेरा सोप है C15H31 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, या फिर C15H31 COO नेगेटिव पोटेशियम पॉजिटिव। ये है क्या, एक कार्बोक्सिलिक एसिड था जिसमें कार्बन की बहुत लंबी चेन थी, दैट इज कॉल्ड एज पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड था, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया सोडियम या पोटेशियम से। सो दिस हैज अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। ये देखो 15 कार्बन की लंबी चेन है जो कि कार्बन हाइड्रोजन से बने हैं। कार्बन हाइड्रोजन जो है ऑलमोस्ट नॉन आयनिक होते हैं, उनमें चार्ज का डिफरेंस ना के बराबर होता है, तो दे आर नॉन आयनिक पार्ट। फिर आता है ये आयनिक पार्ट, ठीक है, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव आयन जुड़े होते हैं। इनका नाम क्या है, सोडियम पाल्मिटेट। नीचे वाले का नाम क्या है, पोटाशियम पाल्मिटेट। बनाते कैसे हैं वो अभी जानेंगे, वो अभी सीखेंगे। एक बार बेसिक क्लियर हो जाए, बेसिक समझ में आ जाए तो चलेगा, ठीक है। सोप बनाते हैं प्रोसेस से, जिसको बोलते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन। मैं पढ़ाऊंगी, बट एक बेसिक एग्जांपल देना था, इसकी स्ट्रक्चर कैसे दिखती है। इसको एक टैडपोल स्ट्रक्चर माना जाता है, लाइक दिस। समुद्री मेंढक देखा है क्या, वो छोटे छोटे, वो ऐसे पानी में ऐसे तैरते रहते हैं, ऐसे टेल सी होती है या फिर हेड होता है। हेड रिप्रेजेंट दैट आयोनिक पार्ट, और वो लंबी सी जो टेल है वो रिप्रेजेंट करती है ये नॉन आयोनिक पार्ट को, और नॉन आयनिक टेल है, और ये क्या है, नॉन आयनिक कार्बन हाइड्रोजन यानी कि एल्काइल ग्रुप जो जुड़ा हुआ है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक बेसिक आइडिया है। अब इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से सीखेंगे, बना कैसा वो भी सीखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ सोप क्या होता है। एग्जाम में कई बार सवाल आता है। सबसे पहला सवाल, सपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है। पहले मैं एनसीईआरटी पर्पस से बताऊंगी, फिर मैं आपको एक स्टेप आगे लेके जाऊंगी, ठीक है। सपोनिफिकेशन रिएक्शन जानते हैं बच्चों, सपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, विच इज कॉल्ड ए सोप फॉर्मेशन। सोप कैसे बनता है, कोई आपको डिफाइन करने को बोले, दैट इज फॉर्म्ड बाय द बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। आप एक एस्टर लेते हो, एस्टर कोई फैट और ऑयल ही होते हैं, फैट ऑयल एस्टर कंटेन करते हैं, उसका बेस हाइड्रोलिसिस से, बेस विद वाटर यानी कि एक तरीके से एक्वस NaOH या एक्वस KOH उसके अंदर डाला जाता है। एस्टर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हुआ है, तो बहुत ही एक सिंपल सा एस्टर लिया हुआ है, जो एस्टर बनता है इथेनोइक एसिड और इथेनॉल के कॉम्बिनेशन से। आपको पता है एस्टर कैसे बनता है, एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड को जोड़ने से, जब आप कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उसमें डालते हो। पहले पढ़ चुके हैं इथेनॉल इथेनोइक एसिड में एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन एस्टर बनाने के काम आती है, और एस्टर कैसे बनता है, एक अल्कोहल को किसमें डाल दिया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है, डालते हो, और कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उसमें डालते हो, जिससे पानी निकल जाता है, ये आपस में जुड़ जाते हैं, है ना। वो मैंने ये एस्टर ले लिया, विच इज दैट इज फॉर्म बाय CH3COO C2H5, ठीक है। ये एस्टर था। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कहाँ से आया, पानी डाल दो वापस से एस्टर में, ये एसिड वाला पार्ट है विच इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अल्कोहल वाला पार्ट है C2H5OH, ठीक है। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए कराया था कि आप कंफ्यूज ना हो, आप एस्टर की जो सही से उसकी फॉर्मेशन कर सको, सही से उसका फॉर्मूला लिख सको, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन से पहले वाला पार्ट है, ये एसिड से आ रहा है, ठीक है। ये वाला पार्ट है, ये एसिड से आ रहा है, ये वाला पार्ट है, ये अल्कोहल से आ रहा है। ये पता होना चाहिए आपको, ताकि आप कोई भी एस्टर आसानी से लिख सको। जाने बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, आपने एस्टर लिया, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ क्योंकि मेरा मुद्दा था आपको समझाना। आई होप आपको समझ आ गया है। चलिए ठीक है, एस्टर लिया, बेस हाइड्रोलिसिस, एक्वस NaOH आपने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, टूट जाएगा ये।
C2H5 OH लेके वापस जो अल्कोहल हमने एस्टर में लिया था वो अल्कोहल वापस से मिल गया, उसको सबस्ट्रेट बोला जाता है। सबस्ट्रेट एक ऐसे रिएजेंट होते हैं जो रिएक्शन में यूज भी होते हैं, रिएक्शन में परफॉर्म भी करते हैं, रिएक्ट भी करते हैं और एंड में वापस ऐसे के ऐसे मिल भी जाते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है सबस्ट्रेट जिसको आप रिएजेंट भी बोलते हो, रिएजेंट में और कैटलिस्ट में। कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता और वापस मिल जाता है, बस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा। लेकिन रिएजेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करेगा, रिएक्शन में काम भी करेगा और एंड में वापस भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वो अल्कोहल रिएजेंट का काम कर रहा है क्योंकि ये बनाने में मुझे अल्कोहल लगा था और वापस से मुझे अल्कोहल मिल गया। C2H5OH के साथ बाहर चला गया, अल्कोहल वापस मिल गया, प्लस CH3COO ये बचा था, ये Na से आकर जुड़ गया। इसको भी सोप बोलते हैं, सोडियम एसिटेट। बट ये सिर्फ कहाँ तक सीमित है? NCERT तक, क्योंकि NCERT में इसी रिएक्शन को सपोनिफिकेशन रिएक्शन कहा गया है। बिकॉज सपोनिफिकेशन रिएक्शन इज योर बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, जिसमें बेस में आपने एक्वस NaOH डाला। ठीक है, ये एस्टर क्योंकि ये सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, बट गलती क्या है इसमें बताओ? लिख सकते हो एग्जाम में, एग्जामिनर ठीक है बोलेगा हाँ भाई बहुत बढ़िया, बट आप मेरे एटम्स हो, आपको अच्छे से पता होना चाहिए ढंग से कि क्या यही है। नहीं, क्या बताया था? सोप में ये सोडियम पोटेशियम सॉल्ट है, ठीक है, लेकिन ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो चेन होती है ना, 2 कार्बन से सोप नहीं बनता, लंबी सी कार्बन की चेन चाहिए, कम से कम 15-17 कार्बन की चेन चाहिए होती है। जिसलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लेके पाल्मिटिक एसिड बताया था, स्टेयरिक एसिड बताया था। तो सही है बट पूरी तरीके से सही नहीं है, मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊंगी। एक बार साइड में हट जाती हूँ, आप चाहो तो इसका फोटो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी से। फिर मैं बताऊंगी कि ये साइड में लिखा क्या हुआ है, ये जो व्हाइट कलर के बॉक्स में डला हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। डन स्टूडेंट्स, डन टू इमेजिन? चलिए यहाँ भी सपोनिफिकेशन रिएक्शन लिखा है ना, अब इसकी खिचड़ी जो है बनी हुई है, जो समझ नहीं आ रही वो समझाती हूँ। लेट मी इरेज दिस। ठीक है, चलो इसीलिए स्क्रीनशॉट लेने को बोला था। ये क्या हो रहा है? वही एक्वस NaOH डाला है एक एस्टर के अंदर, ये बेसिकली वही रिएक्शन है कॉल्ड एज बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। पर ठीक है मैम, ये एक्वस NaOH डाला, ये एस्टर कैसे है? एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कार्बन की चेन के बीच में COO ग्रुप हो, क्या ये है COO? लेकिन मैम 3-3 जुड़े हैं, ये तो बड़ा ही खतरनाक है। थोड़ा सा मतलब लग सकता है, बट 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे समझ आ जाएगा। ठीक है, क्या है मैं बता देती हूँ। ये एस्टर है जो बेसिकली एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल से बनाया जाता है, उसमें इस तरीके के कॉम्प्लेक्स एस्टर मिलते हैं। पहले एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बताती हूँ इसकी। ठीक है, कैसे बना एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन? एस्टर बनाएंगे ऐसा जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो लिया है काफी लंबी चेन वाला लिया है। ठीक है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करेंगे जो होती है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो, एक अल्कोहल लेते हो। जो एनिमल फैट में या वेजिटेबल ऑयल में जो जनरली हम अल्कोहल यूज करते हैं ना, वो ये वाला यूज करते हैं, CH2OH CHOH CH2OH। घबराने की बात नहीं है, 3 कार्बन की लंबी चेन है, तीनों पे OH जुड़ा हुआ है। ये मैंने उसको उठा के ऐसे लिख दिया, हॉरिजॉन्टल ना लिख के वर्टिकल लिख दिया। 3 कार्बन की चेन थी, ऐसे ऐसे ऐसे, तीनों पे OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, उसको हाइड्रोजन जोड़ के वैलेंसी पूरी करनी है। 2 बॉन्ड बना रहा है 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बना रहा है 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बना रहा है 2 हाइड्रोजन। इसको ही बस मैंने ऐसे उठा के लिख दिया वर्टिकल फॉर्म में। ठीक है, 3 कार्बन की चेन, तीनों पे अल्कोहल जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। डन। चलो फिर पर्पस सॉल्व, इसको फिर से इरेज कर देते हैं। डन, इसको मैंने फिर से इरेज कर दिया। अब समझो मतलब। ठीक है, ये अल्कोहल पता है कौन सा होता है? ऐसा सब्सटेंस जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, बट इतना डिटेल से कभी किसी ने सोचा नहीं। मतलब आप लोगों ने, साइंटिस्ट के बारे में नहीं बात करेंगे। दिस इज योर ग्लिसरीन। ठीक है, ग्लिसरीन इज लाइक कंपनी नेम, कॉमन नेम। वैसे इसका एक्चुअली जो नेम होता है वो ग्लिसरोल होता है। ठीक है, इसको ग्लिसरोल बोलते हैं। ग्लिसरीन, ग्लिसरीन में भी 3 कार्बन के ऊपर, तीनों के ऊपर OH जुड़े हैं। जनरली आप एक OH जुड़ने वाला ही पढ़ते हो, बट ये स्पेशल केस है। तो ये वाला अल्कोहल लिया जाता है,
साथ में लेते हो एसिड, आप अपनी श्रद्धा से ले लो। मान लो मैंने पाल्मिटिक एसिड ले लिया, C15H31COOH, ऐसा जिसमें R जो एल्काइल चेन है 15 कार्बन की है, लंबी चेन चाहिए। क्या एक मॉलिक्यूल से काम चल जाएगा? नहीं, मुझे 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास 3 OH ग्रुप है, तो 3 COOH ग्रुप भी चाहिए, क्योंकि OH COH आपस में रिएक्ट करके वहां से वाटर निकालते हैं। याद आया? इसको चाहो तो मैं ओपन करके लिख लेती हूँ। कैसे? मैं 3 मॉलिक्यूल आपको दिखा ही देती हूँ, एक सेकेंड। तो उल्टा लिख रहे हैं, ठीक है। C15H31, इधर लगा है COOH, मैं इसी की डायरेक्शन में लिख देती हूँ, C15H31COOH। इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो, नॉट अ बिग डील। फिर एक यहाँ पे लिख दो, R ग्रुप है ये, चाहे तो आप सिर्फ R भी लिख सकते हो। ये बन गया मेरा, सिर्फ R लिख के COH, RCOH, RCOH, R एल्काइल चेन। एक बार लिख दो साइड में कि एल्काइल चेन कौन सी है, 15 कार्बन की है। CnH2n+1, एल्काइल चेन का ये फॉर्मूला होता है ना, CnH2n+1, N की वैल्यू 15 है। अब देख लो, C15H31, 15 कार्बन की चेन हो गई। चाहे तो RR भी लिख सकते हो, ठीक है। एस्टर कैसे बनता है मुझे बताओ जरा। एस्टर बनाने के लिए एसिड लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल लिया, आप डालते हो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ कि नहीं? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी निकालेगा। कब निकालेगा? OH और COH जब आपस में होते हैं, ठीक है। तो आप यहां से देखो, OH H OH H OH H, पानी निकल गया। बस अब देखो ये स्टेप लिखा हुआ इधर, CH2 OO और फिर ये कार्बन की चेन हो गई, ठीक है। अब आगे सेम तरीके से यहाँ पे देखो, ये R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अगेन मैंने अपनी मर्जी से मान लिया पाल्मिटिक एसिड है, कोई और एसिड भी ले सकते हो। C15H31COO और ये हो गया, ठीक है। C15H31COO, ये चेन बन गई, ये वही है। CH2 ये चला गया, COO आप ऐसे भी लिख सकते हो, C15H31, चाहे तो इसको R से रिप्लेस कर दो, ठीक है। यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखा हुआ है जैसे गिवन है, तो मैं वैसे ही लिख देती हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे यहाँ पे किया था बिल्कुल सेम मैंने वही किया है। OH H हटाया, ऑक्सीजन था, फिर ये इस कार्बन पे CO जुड़ा हुआ था और इधर ये एल्काइल चेन थी जिसको R माना हुआ है। सेम इधर CH, फिर नीचे है CH2, इधर भी O, फिर CO, C15H31, यहां पे भी सेम O CO C15H31। CO को बस इसने ऐसे दिखा दिया, यही आपका क्या है, सोप है? नहीं, ये मेरा फैट, वो एस्टर आ गया। ऐसा एस्टर जिसमें एक नहीं 3 एस्टर के ग्रुप हैं, ठीक है। आप चाहो तो ओपन करके लिख सकते हो, मेरे को लगा थोड़ी ज्यादा मेहनत है। बच्चे बोलेंगे मैम प्लीज ढंग से मेहनत छोड़ो, हमें वैसे ही बता दो ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो ये लो, मैं एक एक बॉन्ड को लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ये है मेरा एस्टर, समझे? एस्टर कैसे बनाया? जो एनिमल फैट में प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसी से सॉप बनता है, वेजिटेबल ऑयल में प्रेजेंट होता है। अब बेटर मेथड की तरफ जा रहे हैं, ऑयल्स को ज़्यादा प्रेफर करने लगे हम, रोज ऑयल ले लिया, रोजमेरी ऑयल ले लिया, जैस्मिन ऑयल ले लिया, ये सब। बट पहले के टाइम में तो एनिमल फैट से ही बनता था। तो वो ऐसे होता है, एनिमल फैट के अंदर जो होता है वो यही होता है, ग्लिसरॉल और हायर कार्बन वाला मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है। तो ये मेरा स्टेप हो गया एस्टर बनने का, ठीक है। मैं साइड में हट जाती हूँ, देख लीजिए एस्टर कैसे बना। डन डनाडन, एस्टर कैसे बना क्लियर है? बिकॉज मैं इसको इरेज करूंगी। ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन थी, हमने एस्टर बना लिया। यहाँ मैंने R एल्काइल चेन को आप लोगों को दिखा दिया है, C15H31, या सीधा उसको R मान लिया। डन। चलो अब इसको इरेज करेंगे। मैं आपको बता चुकी हूं कि फैट कैसे बनाना है, ठीक है। फैट कैसे बनाना था, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। डन। अब हम पढ़ेंगे इसका सेकेंड स्टेप, और वो सेकेंड स्टेप क्या है बच्चों? वो है बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। जो ये मैंने अभी एस्टर आप लोगों को बना के दिखाया, इसकी बेस हाइड्रोलिसिस करना सीखेंगे। एक्वस एन्यूएच से इसको रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। एक्वस एन्यूएच से इसको रिएक्ट कराएंगे। तो चलो एस्टर में अब एन्यूएच डालेंगे। थोड़ी देर पहले ही ये रिएक्शन हमने करी थी, आप आसानी से इसको कर सकते हो कि एस्टर में एक्वस एन्यूएच डालना, वहीं से पॉनिफिकेशन होता है।
जो एनसीईआरटी में सिंपल तरीके से गिवन था। ये मेरा एस्टर है, बेस हाइड्रोलिसिस कर रही हूँ। तो अब देखो क्या स्टेप होगा, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, ठीक है। ये R वापस से अपना OH लेके चला जाएगा, ठीक है। वही सेम वाली बात है, सॉरी थोड़ा सा चेंज हो गया यहाँ पे, इसको मैं ठीक कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ ओके, अब आपको पता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर आपको उसको तोड़ना हो एस्टर को, तो ये RCO ग्रुप कहाँ से आया था, कार्बोक्सिलिक एसिड से। ये कहाँ से आया था, ये आया था आपका, ये वाला ग्रुप आया था आपका एसिड से, इसके साथ OH, तो वही लिखो HOH, HOH, HOH। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि मुझे एस्टर को तोड़ना था। एक्वस NaOH का मतलब क्या है, वो इस पर अटैक कर देगा। अगर आपके एस्टर में वाटर मिल जाए तो वहाँ पे यही देखोगे आप, क्या हो जाएगा, ये अल्कोहल मुझे वापस मिल गया, CH2OH, CHOH, CH2OH, और ये टूट गया यहाँ से, ठीक है। अब आता हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन भी है क्योंकि एक्वस था, और मेरे पास सोडियम आयन भी है। किसके जुड़ने की संभावना ज्यादा है, Na की, थोड़ी देर पहले भी बताया। तो वही यहाँ पे हो रहा है बच्चों। मैं इसको फिर से समराइज कर दूंगी, तो ऐसे घबराना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है। NaOH का अटैक है, तो आप मानो ये वाला ग्रुप OH के साथ जाएगा, सॉरी उल्टा कर लिया फिर एक बार, जस्ट अ सेकेंड, हाँ इसको ठीक कर देती हूँ। ये वाले ग्रुप के साथ मेरा Na आएगा क्योंकि नेगेटिव पार्ट में टूटेगा, इसके साथ OH आएगा। इस वाले के पार्ट Na, इसके साथ OH, इसके साथ NaOH। क्यों, क्योंकि मेरे पास 3 एस्टर के कंपोनेंट प्रेजेंट है, इसमें टूट गया। CH2OH, CHOH, CH2OH, वापस से मिल गया ग्लिसरॉल। बताया था अल्कोहल वापस मिल जाता है, उसको मैं रिएजेंट की तरह मानती हूँ। ग्लिसरॉल है जिसको कॉमनली हम ग्लिसरीन बोलते हैं। क्या बचा, RCONA, 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 3 मॉलिक्यूल ऑफ RCONA। ये आपका सोप है, क्योंकि R मेरी एक अल्काइल चेन थी, लंबी अल्काइल चेन थी। RCONA, दिस इज सोप। R इज योर अल्काइल चेन दैट इज नॉन आयनिक, उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं, उसमें कोई चार्ज नहीं आता। तो ये मेरी अल्काइल चेन थी, लंबी अल्काइल चेन थी, और ये मेरा आयनिक पार्ट था, ठीक है। एल्काइल चेन थी, ये मेरी नॉन एल्काइल चेन थी, ठीक है, ये मेरी नॉन एल्काइल चेन थी, ये मेरी कार्बोक्सिलेट आयन की चेन थी। दिस इज नॉन आयनिक एंड दिस पार्ट इज आयनिक। अरे दिस पार्ट इज आयनिक। डन है, ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब इस सोप की सिग्निफिकेंस देखते हैं। तो R की चेन कौन कौन सी संभव है, आप ये एल्काइल चेन 15 कार्बन की भी ले सकते हो, तो हाइड्रोजन हो जाएंगे डबल+1, या ये लगाना साइन कि कार्बन ने बॉन्ड बनाने हैं। आप एल्काइल चेन 17 कार्बन की भी ले सकते हो, तो ये हो जाएंगे डबल+1। ये इसकी वजह से जो एसिड बनेगा पाल्मिटिक एसिड, इसकी वजह से जो बनेगा स्टीयरिक एसिड, ठीक है। तो ये स्टीयरिक एसिड का कॉम्पोनेंट है, ये पाल्मिटिक एसिड का कॉम्पोनेंट है। अगर मैं इसके साथ COH लगा दूं, ये मेरा पाल्मिटिक एसिड है। इससे भी सोप बन सकता है क्योंकि लंबी कार्बन की चेन है। इसके साथ COH लगा दूं, ये मेरा स्टीयरिक एसिड है, ठीक है। अब बस H को हटा के आपको Na या K लगाना है, वो सोप है आपका, राइट, डन। चलो सपोनिफिकेशन रिएक्शन समझ आ गया। ये एक बेसिक था कि सोप कैसे बनता है। जो दूसरा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो होता है कि वो अपना क्लेंजिंग एक्शन कैसे दिखाता है। सोप अपना क्लेंजिंग एक्शन कैसे दिखाता है, चलो जान लेते हैं। इतना तो आप समझ गए कि मेरे सोप की एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या थी। मान लो अगर मैं ये ड्रॉ करना चाहूँ C15H31COONA, ये भी मेरा सोप था, जिसमें एक होता है आयनिक पार्ट और ये होता है आयनिक और ये होता है नॉन आयनिक। ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है। ये एक टैडपोल स्ट्रक्चर की तरह भी कंसिडर किया जाता है, जिसका ये वाला पार्ट हेड हो गया, ये एक लंबी सी 15 कार्बन की चेन हो गई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। और यहाँ पे क्या जुड़ा है फिर CONA। ये सोप ऐसा कुछ दिखता है। तो ये मान लो मैंने इसका हेड मान लिया, ये लंबी सी टेल मान ली, ठीक है। ये टेल है, इसको हाइड्रोफोबिक भी बोला जाता है। एंड व्हाई दिस इज हाइड्रोफोबिक स्टूडेंट्स, क्योंकि पानी से इसको फोबिया है, ठीक है। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब फोबिया। मुझे भी पानी से फोबिया है, बट इन दैट केस में पानी में कूद जाऊंगी तो इसका मतलब है पानी के साथ चिपक जाऊंगी, ऐसा नहीं होगा ना। ओके ये है मेरा हेड जो क्या है,
हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक, फिलिया मतलब लव, अफेक्शन, ठीक है। हाइड्रो मतलब वाटर, सो हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। ये वाटर लविंग क्यों है? क्योंकि पानी भी तो ऐसे होता है, H(OH), इसका नेचर भी थोड़ा आयनिक होता है, नॉट प्रॉपर आयनिक, पोलर, मतलब इसमें चार्ज का सेपरेशन होता है पानी में भी, और इसके अंदर भी यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन है। तो इसको तो पानी पसंद है क्योंकि सेम तरीके का नेचर है, लेकिन टेल को पानी पसंद नहीं है क्योंकि उनका नेचर सेम नहीं है, इसलिए वो हाइड्रोफोबिक है। पानी में डालोगे पानी से दूर भागेगा। सारे के सारे सोप मॉलिक्यूल्स अपने आप को ऐसे रखेंगे कि वो पानी की तरफ ना हो उसका टेल, लेकिन हेड पानी की तरफ हो। इसके बारे में डिटेल से कैसे समझाऊं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अपना क्लेंजिंग एक्शन कैसे दिखाता है। तो यहाँ देखो, ये मेरा डर्ट पार्टिकल है, वो डस्ट भी हो सकती है, डर्ट पार्टिकल भी हो सकता है, वो ग्रीस के पार्टिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब उसका नेचर भी क्या होता है मेरा, उसका नेचर भी होता है नॉन आयनिक। क्या होता है बच्चों? नॉन आयनिक। पानी से फोबिया है, इसलिए कपड़े पानी में डाल दोगे भी तो भी ऐसा नहीं डस्ट डर्ट ग्रीस एकदम से पानी में आ जाएगी सारी की सारी। थोड़े से पार्टिकल ज्यादा है उसमें तो हैवी होते हैं, तो ऑब्वियसली सस्पेंशन होगा, पानी में नीचे ढलने लगेंगे, जाने लगेंगे। टॉकिंग अबाउट मोस्टली ग्रीस पार्टिकल, ठीक है, वो यहाँ पे अटैच्ड है, पानी से धोने से निकलेंगे नहीं। जैसे सोप मॉलिक्यूल डालोगे ऐसी सोप की स्ट्रक्चर थी, है ना, तो ये सोप की स्ट्रक्चर थी। इसका नेचर नॉन आयनिक है तो टेल को उससे प्यार है, ठीक है, टेल को उससे प्यार है। टेल को उससे प्यार क्यों है? क्योंकि सेम नेचर बच्चों, टेल का नेचर भी क्या है? हाइड्रोफोबिक, पानी से फोबिया, ठीक है, और इसका नेचर भी क्या है? नॉन आयनिक होने की वजह से हाइड्रोफोबिक, इसको भी पानी से क्या है? फोबिया, ठीक है। तो ये आपस में जाके अटैच होने लगते हैं बिकॉज ऑफ सेम नेचर। लेकिन इसका जो हेड है उसको तो पानी से प्यार है, वो तो हाइड्रोफिलिक है, तो वो क्या रहेगा? पानी की तरफ रहेगा। तो ये जो है पूरा का पूरा मान लो एक बकेट में, एक टब में पड़ा हुआ था, जिसमें मेरा ये कपड़ा था, फाइबर था, फाइबर के ऊपर डस्ट डर्ट लगे हुए थे। सोप मॉलिक्यूल इस तरीके से आके अटैच करेंगे और ऐसे एक स्फेरिकल एग्रीगेशन बनाएंगे, ठीक है। बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल, नॉट वन, आके ऐसे ऐसे अटैच हो गए, ऐसे ये आ रहे हैं, देखो अटैच होने के लिए आ रहे हैं, अटैच होने के लिए, ठीक है, ऐसे स्फेरिकल एग्रीगेशन। अब एक बात ध्यान से बताओ, अंदर का सारा नेचर कैसा है? नॉन आयनिक, ऐसा जो पानी से बिल्कुल प्यार नहीं करता, हाइड्रोफोबिक, इसलिए अंदर की तरफ है। लेकिन बाहर से देखो पूरा का पूरा एक स्फीयर बन गया, इट्स लाइक अ बॉल, बॉल को पकड़ो, फुटबॉल को, ऊपर से पूरी सॉलिड है, राउंड है, अंदर से हॉलो है। मान लो अंदर से ग्रीस के पार्टिकल पड़े हैं अंदर और पूरा का पूरा जो टेल है वो जुड़ी है, लेकिन बाहर वो ऐसे सॉलिड अलग से दिख रही है। उसी तरीके से ऐसे स्फेरिकल एग्रीगेशन बन गई, जिसका बाहर का नेचर कैसा बन गया? सरफेस का नेचर कैसा बन गया बच्चों? वाटर लविंग, ठीक है। सरफेस का नेचर वाटर लविंग कैसे बन गया? क्योंकि हेड अटैच्ड है, हेड वाटर लविंग थे। तो मेरी डस्ट डर्ट अंदर ट्रैप हो गई, लेकिन बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो वाटर लविंग बन गया, जो चाहिए था। पहले डस्ट डर्ट ग्रीस पार्टिकल पानी में आना ही नहीं चाहते थे क्योंकि सेम नेचर नहीं है, लेकिन इस स्फेरिकल एग्रीगेशन की वजह से बाहर का नेचर वाटर लविंग बन गया। अब ये पानी में आ सकते हैं ओनली व्हेन यू एग्रीगेट इट, ठीक है। वो एग्रीगेशन जरूरी है, चाहे वो मशीन के थ्रू कर रहे हो, चाहे आप हाथ के थ्रू कर रहे हो, चाहे आप ऐसे डाल के कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि सोप सोल्यूशन डस्ट डर्ट को ट्रैप करते हुए ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं कोलॉइडल सोल्यूशन, ठीक है, ये बन गया कोलॉइडल सोल्यूशन। और कोलॉइडल सोल्यूशन जो है वो पूरा के पूरे पानी में सस्पेंड करेंगे, ठीक है। तो आप एग्रीगेट करोगे नहीं तब तक वो पानी में आएंगे नहीं, है ना, तब वो पानी में आएंगे, आपको उसको हटाना पड़ेगा, हटाने के लिए एग्रीगेट करना है। और इस स्फेरिकल एग्रीगेशन को बच्चों क्या बोला जाता है? आई थिंक आप सबको पता है, इस स्फेरिकल एग्रीगेशन को क्या बोला जाता है? माइसेल, मिसेल भी बोल देते हैं, बट आई गेस माइसेल इज द राइट नेम। और कई बार पूछा भी जाता है व्हाट इज माइसेल, एक्सप्लेन द सोप क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो आपको पता होना चाहिए माइसेल इज दैट स्फेरिकल एग्रीगेशन in which soap molecules are trapping the dust dirt particle having the non-ionic nature, and the head and the surface becoming ionic in nature so that it can come to the water after aggregation, ठीक है। तो माइसेल इज दैट स्फेरिकल एग्रीगेशन, ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा। तो आपको पूरा का पूरा फंडा क्लियर है? एग्जाम में सवाल आया तो डर्ट पार्टिकल ये क्लोथ पे था, ये आके चिपकेंगे और चिपकने की वजह से एक स्फेरिकल एग्रीगेशन बनाएंगे। उस स्फेरिकल एग्रीगेशन की वजह से देखो चिपक गया, डस्ट डर्ट चिपक गया और फाइनली ये पानी में आने लगा क्योंकि ये स्फेरिकल एग्रीगेशन बन गई और अब वो एग्रीगेट करने से पानी में आने लगे।
इसी को माइसल्स बोलते हैं। ठीक है, डन है बच्चों? कोई दिक्कत परेशानी तो मुझे बता दो, साइड में हो जाती हूं। यस, सवाल आएगा कर लोगे आप पेपर में? हाँ जी, मिसल फॉर्मेशन आएगा, कर लोगे? द डर्ट ट्रैप्ड विद इन द सोप माइसल। सोप माइसल के अंदर डस्ट डर्ट ट्रैप होती है, ठीक है, और ऐसा फैब्रिक हो जाता है डर्ट फ्री फैब्रिक। क्यों? डर्ट डस्ट वो सब माइसल के साथ चली गई, कपड़ा हो गया, फाइबर हो गया साफ। बट आती है एक प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम क्या है जो हम डे टू डे लाइफ में भी देते हैं। सोप से हम नहाते भी हैं, है ना, सोप से कपड़े भी धोते हैं। कई बार जब हम वो पानी भरते हैं बकेट में, नहाना शुरू करते हैं, तो वो जो सोप जो है बॉडी पे भी लैदर नहीं बना के चिपकने लगता है ना, और प्रेसिपिटेट आउट होने लगता है। उसका रीजन सिंपल सा है कि वो पानी हार्ड वाटर है। वो कैसा पानी है बच्चों? हार्ड वाटर। हार्ड वाटर मतलब थोड़ा सॉल्टी पानी, नमकीन पानी, खारा पानी बोलते हैं हम तो हिंदी में। ग्राउंड वाटर, जो बोरवेल वोरवेल का पानी आता है, उसमें बहुत सारे मिनरल साथ में आ रहे हैं, अर्थ क्रस्ट की वजह से फुल ऑफ मिनरल्स वो पानी में भी आ रहे हैं। उनके अंदर ये वाले मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स, जो होते हैं बच्चों कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट। बेसिकली कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये सब क्या है, पानी को हार्ड बनाते हैं। हार्ड बनाने का मतलब क्या है? वही पानी जिसमें आपकी लैदर फॉर्मेशन ना हो, ठीक है, जो आप सोप करने लगो तो वो प्रेसिपिटेट आउट होने लगे, जो थोड़ा खारा होता है पानी, सॉल्टी जो पानी होता है। नमक की बात नहीं करी, सोडियम क्लोराइड पानी को हार्ड नहीं बनाता। क्यों? आप सोप लगाओगे उस पर भी तो भी लगेगा सोप, ठीक है, लैदर फॉर्मेशन तब भी होगा, क्योंकि सोप सॉल्ट से, NaCl से रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन इनके साथ रिएक्ट कर सकता है, और इस वजह से बहुत सारा सोप का अमाउंट वेस्ट हो जाता है। क्यों? सबसे पहले सोप का काम क्या होगा? जितने भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट पड़े ना, उनके साथ जाके अटैक करके रिएक्ट करेगा, ताकि उन सब के साथ कंबाइन करके स्कम फॉर्मेशन कर दे, विच इज वाइट प्रेसिपिटेट एज अ प्रोडक्ट दैट वी आर गोइंग टू गेट, और वो सेटल डाउन होने लगते हैं। जब वो सारा खत्म हो गया, सारा प्रेसिपिटेट आउट हो गया रिएक्ट करके, अब वो पानी सॉफ्ट हुआ है, अब उसके अंदर लैदर फॉर्मेशन हो सकता है। तो सोचो कितना अमाउंट वेस्ट होता है हमारा सोप का। तो ये सोप की एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब अगर आपको ये एग्जाम्पल के हिसाब से समझाऊं कि ऐसा कैसे होता है बच्चों कि वो हार्ड वाटर सॉफ्ट पानी बनाता, आई मीन सोप बनाता कैसे, एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लो ये मेरा सोप था, बार बार ये ले रहे हैं हम, एक काम करते हैं 17 वाला ले लेते हैं, ठीक है, C17H35COONA। मैंने सोडियम सॉल्ट ले लिया स्टीयरिक एसिड का, तो इसका नाम हो गया सोडियम स्टीयरेट, ठीक है, इसका नाम क्या है बच्चों? सोडियम स्टीयरेट। अब पानी में डाला है मैंने उसको, पानी हार्ड क्यों है? मान लो उसमें कैल्शियम सल्फेट के आयंस पड़े हैं, डीडी रिएक्शन करो, डबल डिस्प्लेसमेंट करो, ठीक है, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे 2 नेगेटिव। कंपाउंड पे चार्ज पता होना चाहिए आपको, तो ये 2 पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाएगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जाएगा। सोडियम को जाना है सल्फेट के साथ, मुझे 2 सोडियम के एटम चाहिए, आयन चाहिए, क्यों? ताकि मैं वैलेंसी सेटिस्फाई करूं, तो मैं 2 मॉलिक्यूल लूंगी सोप के, ठीक है, तो Na2 हो गया मेरा, सल्फेट के साथ चला गया, डन। ये पानी को हार्ड नहीं बनाता ये सॉल्ट, ठीक है। कैल्शियम जाएगा इस चार्ज के साथ, एक नेगेटिव है, मुझे 2 नेगेटिव चाहिए ताकि 2 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर सके। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो फॉर्मूला है उसमें टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज सेम रहना चाहिए, तो C17H35COO कितनी बार? 2 बार, साथ में जुड़ा है कैल्शियम से, इसका नाम क्या हो गया? कैल्शियम डाई, 2 है स्टीयरेट, स्टीयरिक एसिड से बना है, ठीक है। ये क्या है? स्कम है, ये वाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है। तो देखो जैसे ये हार्ड वाटर था, इसमें तुमने सोप पाउडर डाल दिया, मिक्स करने की कोशिश की, इसके पूरे के पूरे सरफेस पे क्या बनने लगता है? स्कम, और वो धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन हो जाएगा वाइट प्रेसिपिटेट। जब सारे कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सारे के सारे जो कंपाउंड है, ये पूरा का पूरा जितना भी है नहीं बचे, स्कम फॉर्मेशन होके सेटल डाउन हो गए, अब जो भी बचा हुआ सोप है ना, वो लेदर फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि वो पानी सॉफ्ट पानी हो गया। अगर आप उसको फिल्टर आउट कर लो, तो फिल्टर करना जरूरी है, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट निकालोगे ना, वो चिपकने लगते। कपड़ों पे भी आप देखते हो, कई बार आप कपड़े धोते हुए उस पर वाइट वाइट पैचेस होते हैं कई जगह, वो इसी का कारण है कि वो जो पानी जो आपने यूज़ किया वो हार्ड वाटर है,
ठीक है। तो सोप उसके साथ साथ वो स्कम थोड़ा बहुत वाइट प्रेसिपिटेट बना के उसके धब्बे छोड़ देता है। तो ये आपकी पहचान है बहुत तरीकों से, ठीक है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो आपका सोप है वो एक डिसएडवांटेज कैरी करता है, ठीक है। बात क्लियर है। वो डिसएडवांटेज क्या है कि वो हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके स्कम फॉर्मेशन करता है। डन है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे किया जाए बच्चों? आई थिंक यू ऑल आर वेरी स्मार्ट। बताओ मुझे। एक होता है जो हार्डनेस होती है ना, वो टेम्परेरी भी होती है कि आप उस पानी को बॉईल कर लो, आप देखोगे पानी का जो कंटेनर है ना उसके बॉटम पे वाइट वाइट पैचेस आते रहते हैं, वो इसीलिए होते हैं, वो टेम्परेरी हार्डनेस होती है, ठीक है। टेम्परेरी हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ बाइकार्बोनेट्स, जनरली कार्बोनेट्स एंड ऑल, तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं आसानी से। पानी को फिल्टर करो, सॉफ्ट हो गया। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस है, जो सिर्फ बॉइलिंग से या टेम्परेरी मेथड से नहीं जाती, वो होती है बिकॉज ऑफ कैल्शियम एंड सल्फेट, क्लोराइड, सल्फेट्स, ठीक है। कैल्शियम के क्लोराइड, मैग्नीशियम के क्लोराइड, कैल्शियम के सल्फेट, मैग्नीशियम के सल्फेट, इनकी वजह से परमानेंट हार्डनेस आती है। तो अगर इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना है, ऐसे पानी को ठीक करना है, तो क्या किया जाए? कुछ ऐसा सब्सटेंस यूज कर लो जो इन मिनरल्स के साथ, सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट ही ना करे। तब आता है हमारा डिटर्जेंट। तब क्या आता है बच्चों? डिटर्जेंट। डिटर्जेंट इज लाइक मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कैल्शियम मैग्नीशियम के ये आयोन्स पड़े भी हैं सॉल्ट की फॉर्म में, मैंने रिएक्ट ही नहीं करना, पड़े रहने दो, मैं अपना क्लेंजिंग एक्शन दिखाएगा, काम खत्म, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली उनकी स्ट्रक्चर थोड़ी तो अलग होगी ना सोप से। वही हम देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम डिटर्जेंट कैसे ओवरकम करता है, क्योंकि डिटर्जेंट अलग तरीके के कंपाउंड होते हैं। दे आर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड या अमोनियम सॉल्ट विद क्लोराइड और ब्रोमाइड, ठीक है। दो कैटेगरी के ये जो आपके डिटर्जेंट है वो आपको पता होने चाहिए। पहला है सल्फोनेट जो सॉल्ट होते हैं, यानी कि जो सल्फोनिक एसिड से बनते हैं। सोडियम सॉल्ट है, इधर सल्फोनिक एसिड है। सल्फोनिक एसिड इज आर कार्बन की चेन SO3H, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये सल्फोनिक एसिड होता है। अब ऑब्वियसली हाइड्रोजन हटाओगे तो भी आयन बनेगा, तभी सोडियम आके जुड़ेगा, तो बस इस हाइड्रोजन को हटा दो, ठीक है। और इस पे चार्ज आ गया नेगेटिव, तो ये हो गया मेरा सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, ठीक है, जो आपके सोप होते हैं। कार्बन की चेन लंबी सी होती है, 12 कार्बन की चेन इज लाइक वेरी कॉमन। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं CH3 CH2 11 बार आ गया, क्योंकि 11 और 1 12, और यहाँ पे आपका जुड़ा हुआ है SO4 नेगेटिव Na पॉजिटिव। सल्फोनिक एसिड से भी बनते हैं और सल्फेट से भी बनते हैं ये सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका एग्जाम्पल देखूं तो यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा एक और सब्सटेंस है जिसको बोला जाता है सोडियम लॉराइल सल्फेट। सोडियम लॉराइल सल्फेट ये एक कैटेगरी ऑफ डिटर्जेंट है, सोडियम लॉराइल सल्फेट। कभी शैम्पू देखना, शैम्पू के इंग्रेडिएंट्स पढ़ना, उसमें लिखा होता है ये सोडियम लॉराइल सल्फेट, कभी पढ़ना शैम्पू के इंग्रेडिएंट। तो वो डिटर्जेंट की ही एक कैटेगरी है जो अपना क्लेंजिंग एक्शन दिखाता है, जो हम शैम्पू में यूज करते हैं। गॉचा, ठीक है स्टूडेंट्स, देख लो एक बार, मैं आपको स्ट्रक्चर भी बताऊंगी। यप, इस पे एक नेगेटिव चार्ज क्यों है, 2 होना चाहिए, क्योंकि यहां से वो बॉन्डिंग भी शो कर रहा है, एक ऑक्सीजन जो है, ठीक है, एक ऑक्सीजन Na के साथ बॉन्ड बना रहे, तो उसका चार्ज खत्म हो जाता है। और अगर मैं बात करूं आपसे अमोनियम सॉल्ट की, तो अगेन अमोनियम सॉल्ट क्या होते हैं, NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, है ना। ये अमोनियम क्लोराइड था कि अमोनियम आयन हो, अमोनियम आयन होता है अमोनिया में एक और हाइड्रोजन, ठीक है, और फिर मेरे पास क्लोराइड या ब्रोमाइड। लेकिन 4 हाइड्रोजन नहीं होके एक हाइड्रोजन की बजाय आपकी एल्काइल चेन जुड़ी है, तो आप यहां से एक हाइड्रोजन को कम कर दो, ठीक है, एक हाइड्रोजन को आपने कर दिया कम। क्यों? अमोनियम आयन होता है जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड यहां बना रहा है, एक कार्बन की चेन के साथ बना रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अमोनियम आयन, जिसमें कि एक हाइड्रोजन को मैंने एल्काइल चेन से रिप्लेस कर दिया, लंबी कार्बन की चेन जो होती है, और इधर है क्लोराइड या ब्रोमाइड। तो आइदर दे आर सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड या सल्फेट, या फिर होते हैं अमोनियम सॉल्ट, क्लोराइड या ब्रोमाइड के, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, कि ये हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते ही नहीं। देखो वही एग्जाम्पल जो मैंने दिया था आपको, कोने वाले हमेशा CH3 होते हैं, बीच वाले CH2 होते हैं। फिर ये मेरा क्या है, हाइड्रोफिलिक चेन है, हेड है सल्फोनेट, आई मीन सल्फ, ये हो गया मेरा एक मिनट, ये हो गया मेरा
सल्फोनिक एसिड नहीं, सल्फेट, सल्फेट, और ये हो गया Na पॉजिटिव। जैसे मैंने बताया था SO4 पे एक नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि दो नेगेटिव चार्ज होते हैं, एक इधर जुड़ रहा है वो, ठीक है, एक पे नेगेटिव चार्ज रह गया, लेकिन एक ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज क्यों खत्म हो गया, उसने कार्बन की चेन के साथ जोड़ लिया खुद को, ठीक है, तो इस वजह से SO4 2 नेगेटिव होता है ना, सल्फेट के ऊपर चार्ज 2 नेगेटिव होता है सल्फेट के ऊपर, जब वो एज ए आयन होता है। अब दो ऑक्सीजन पे बेसिकली नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होती है सल्फेट की, लेकिन इसने क्या किया, इधर कार्बन की चेन थी, जुड़ना चाहती थी, इसके साथ जुड़ गया तो इसका चार्ज खत्म हो गया, ये इस तरीके से रह गया, ठीक है। अब Na पॉजिटिव आके इसके साथ जुड़ गया, R कार्बन की एक लंबी चेन है, दिस इज योर डिटर्जेंट, फाइन, देख लो एक बार, कार्बन की लंबी चेन है डिटर्जेंट, ठीक है, कैटेगरी सेम है, काम करने का तरीका सेम है, क्लिनजिंग एक्शन, इट हैज आयोनिक हेड, ठीक है, जो हाइड्रोफोबिक होगा, ये मेरा हाइड्रोफोबिक है, ओके, दिस इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर विच इज नॉन आयनिक इन नेचर, और ये मेरा आयनिक हेड है, ये हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, राइट, दिस इज वाटर लविंग, गॉट इट। तो क्लेंजिंग एक्शन सेम तरीके से शो करेगा कि जब आप इसको पानी के अंदर डालोगे तो सारे के सारे हेड पानी की तरफ और सारे के सारे जो टेल है, एल्काइल चेन है, वो अंदर की तरफ, और एक स्फेरिकल एग्रीगेशन ऐसे ही बनाते हैं, कैप्चरिंग डस्ट, डर्ट, ऑयल, शैम्पू करते हो ऑयल होता है ना बालों में, तो ऑयल सारा कैप्चर्ड हो जाता है, वो फ्रोथ लैदर बन रहा है, वो इसी की वजह से बन रहा है, ठीक है, माइसेल फॉर्मेशन है वो, राइट, डन। तो बस इसीलिए हम डिटर्जेंट यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं स्टूडेंट्स, शैम्पूज में और अपने क्लीनिंग क्लोथ्स के अंदर, जो ये बहुत सारी कैटेगरी आप देखते हो ना, सर्फ एक्सेल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, व्हील है ना, और कोई नाम करो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना, रिन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर कोई पूछे सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस क्या है, अब आपको पता है, सोप सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड चेन का, डिटर्जेंट सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट है सल्फोनिक एसिड का, या सल्फोनेट्स होते हैं वो, सल्फोनेट कैसे बनते हैं, सल्फेट से बनते हैं, ठीक है। फिर दूसरी कैटेगरी हो गई, वो है अमोनियम सॉल्ट, क्लोराइड या ब्रोमाइड के, ठीक है। सोप हार्ड वाटर से रिएक्ट करके स्कम बनाएगा तो उसका क्लेंजिंग एक्शन अफेक्ट होता है, लेकिन डिटर्जेंट हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता नहीं तो उसका क्लेंजिंग एक्शन इफेक्ट नहीं होगा, कम डिटर्जेंट के अमाउंट से भी काम चल जाता है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान क्या है डिटर्जेंट का, कि वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है कंपैरेटिवली, प्लस बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, और हमारे इन्वायरमेंट को क्या करता है, वो नुकसान पहुंचाता है बच्चों, ठीक है। एट दी एंड वो होता क्या, हम घर में जितना भी सब वो सुवेज एंड ऑल के थ्रू निकलता है, कभी कभी वो कहीं ना कहीं किसी नदी वदी से जाके मिल रहा होता है, समंदर से जाके मिल रहा होता है। आपने देखा है कि यमुना जो है दिल्ली में कितना फ्रोथ वगैरह है, केमिकल्स वगैरह तो यही हाउस होल्ड वेस्टेज भी चले जाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से वो एक्वेटिक लाइफ को भी बहुत अफेक्ट कर रहे हैं, है ना। सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटना उनका बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज द एडवांटेज, सॉरी दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ योर डिटर्जेंट, ठीक है, इज दैट क्लियर। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताओ। लास्ट टॉपिक था, आई होप आई एम मेकिंग सेंस और आपको समझ आ रहा है। जो मैंने कुछ एडिशनल चीज़ें आपको बताई कि वो एस्टर जो एनिमल फैट से निकाला जाता है वेजिटेबल ऑयल से, उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कैसे बेस हाइड्रोलिसिस करता है एक्वस एनिमल्स में, इतना डिटेल से नहीं भी पढ़ना तो चलेगा, बट मेरा फर्ज था आपको डिटेल से बताना कि काम कैसे करता है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं जो मैंने अभी लास्ट में बताए, इस पर्सपेक्टिव से पढ़ना, पूरे नंबर आएंगे। यस, तो आई होप सब समझ में आ गया होगा। आई होप 800 लाइक का जो टारगेट है हमने पूरा कर लिया होगा। जिसने भी नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, यू जस्ट हैव टू प्रेस अ बटन, शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ, अपना कर्तव्य निभाओ, अच्छे बच्चे बनो, अच्छे स्टूडेंट बनो, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो तो, ठीक है। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि समझ आया कि नहीं, और एक और डिटर्जेंट का नाम बताना है, वन मोर डिटर्जेंट। एक मैं क्लास के अंदर बता चुकी हूँ, एक आप मुझे नेक्स्ट क्लास के अंदर बताएंगे। वन मोर डिटर्जेंट्स नेम। अच्छा ये नहीं पूछा सर्फ एक्सेल, निरमा, व्हील,
मैं साइंटिफिक नेम की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे एक और, जैसे मैंने सोडियम लॉराइल सल्फेट बताया, एक और डिटर्जेंट का नाम बताना है। कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में। लीव अ हार्ट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। ये बताना सेशन कैसा लगा, और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन मैं इसी चैप्टर से आप लोगों के लिए प्लान कर रही हूँ। 4 घंटे का एक मैराथन, एक पूरा का पूरा रिविजन भी लिया है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिससे आपको और भी सुपर डुपर हेल्प मिल जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चंस इस चैप्टर के भी बहुत जल्द आने वाले हैं, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लेना, सुपर सुपर हेल्पफुल होगी। और इस चैप्टर कार्बन कंपाउंड से कुछ बाकी नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज के लिए अलविदा लेते हैं, बट मिलेंगे जल्दी। बट तब तक के लिए मेरे एटम्स, मेरे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हास्ता ला विस्ता, ऑल द वेरी बेस्ट।